इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें, यहां तक तो हमने लास्ट क्लास में भी बहुत ज्यादा डिस्कशन की थी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है तो आज ऐसा समझ लो कि मुझे इस चार्ज पार्टिकल को इस पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पे लेके जाना है, तो मुझे कोई एनर्जी लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं किसी एनर्जी से इसको क्या कराऊंगा, मूव कराऊंगा। जो हम मूव कराते हैं आमतौर पर इसको कौन सी एनर्जी कह रहे थे हम लोग, काइनेटिक एनर्जी। सो मैं इसको एनर्जी कह लूँ, काइनेटिक एनर्जी कह लूँ, किसी को कोई एतराज तो नहीं है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, तो जाहिर से मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब किसी चार्ज के ऊपर अगर मुझे वर्क करना है तो वो क्यों करना है, देखो वो इसलिए करना है कि वो एक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, जो कि कौन सी फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम वर्क करते हैं तो हमारे पास कॉन्सेप्ट किसका आता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क करते हैं तो हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो हमने उसको कहा था कि वो हमारे पास क्या होते हैं, वोल्टेजेस होते हैं, जिससे हमने कहा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर ये चार्ज मेरे पास सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन हो, तो मैं इसके चार्ज को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ई से। तो मैं क्यू की जगह ई लिख दूं, किसी को कोई एतराज, ओके। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, ई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये डब्ल्यू क्या है, वर्क, जो कि बेसिकली क्या है, एनर्जी, एंड दैट विल बी द एनर्जी विच इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। तो हम ई वी करके, मैं इसको डब्ल्यू भी लिखूंगा, उसके बाद बुक की तरह मैं लिख दूंगा हाफ एम वी स्क्वायर, कि मेरा किया जाने वाला जो वर्क है वो एज ए काइनेटिक एनर्जी अपेयर हो रहा है। एग्रीड, इस पर कोई एतराज तो नहीं है हमारे, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हम जब एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे चले गए तो हम कहते हैं जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो, तो ये भी हम रट चुके होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक्सपोनेंट -19 कूलम होता है। तो अगर इतना किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और अगर इतनी ही जूल मेरे पास क्या हो, एनर्जी हो, तो इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये याद रहेगी बात। अच्छा, फिर आपने देखा होगा जिस तरह आप इंटर में बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं तो एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो कैसे जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे जाते हैं आप लोग, यस। तो आपका जो भी आंसर इज इन किसके अंदर है, जूल में है, उसको आप डिवाइड कर देते हैं 1.6 एक्सपोनेंट -19 से। एप्टीट्यूड टेस्ट में हम परेशान नहीं होते, हमें बहुत आसानी होती है क्योंकि हमारा आंसर वहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो हम ये देख सकते हैं कि यार जो भी वैल्यू पूछ रहा है वो आया जूल में पूछ रहा है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमसे पूछ रहा है, तो हम उसी तरह का ऑप्शन निकाल के उस पर टिक लगा सकते हैं। बाकी आपने पेपरों में देखा होगा आपको क्या करना होता है, अगर वो मेंशन करे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ना मेंशन करे तो फिर जूल के अंदर ही आप निकाल सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू इसके अंदर, ओके। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी सरफेस होगी जिसके हर पॉइंट पे जो एनर्जी है, या हमें कहना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम उसे कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, यहाँ पे चूंकि हमने स्पेसिफिकली बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो हम कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं। मुझे बताइए कि अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज बना लूँ और उसके गिर्द मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, तो ये जो सर्कल है इसका एक रेडियस होगा। तो आपको पता है सर्कल का जो रेडियस होता है वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। एग्रीड। सो मैं अगर इस पॉजिटिव चार्ज से इस r डिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करता हूं या वोल्टेजेस कैलकुलेट करता हूं, जो क्या होंगे, E इंटू डी होंगे, तो D हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि इस सर्कल के हर पॉइंट के ऊपर मुझे जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। एग्रीड, इस पर कोई एतराज तो नहीं आप लोगों को। तो इसका मतलब यह है, अब इसको हमने इस तरीके से ना डॉटेड करके बना दिया कि ये वो तमाम जगह है जहां पर एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। और इसे हम कौन सी सरफेस कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब जब सरफेस बोला है ना तो एक कॉन्सेप्ट और लेकर आओ। देखो, अगर मैं 3D में बात करूं जहां मैं खड़ा हूं, तो एक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट से मैं कहूं कि r डिस्टेंस पे या 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो एक पॉइंट से 1 मीटर का डिस्टेंस कहां होगा, इधर या ऊपर या नीचे या सामने या पीछे या डायगनली, कहां होगा, कहीं भी हो सकता है। और अगर ये सारी चीजें आप मिला लें तो व्हाट यू विल गेट, स्फीयर। व्हाट यू विल गेट, स्फीयर, एक स्फीयर होगा। तो समझो एक बड़े फुटबॉल के अंदर एक पॉइंट, तो इसका मतलब ये, अब मैं यहाँ स्फीयर बना तो सकता नहीं हूं, बट मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपनी इमेजिनेशन को यूज करें कि ये एक क्या है, स्फीयर है, फुटबॉल लाइक है। तो ये जो स्फीयर है, तो स्फीयर का फिर होगा सरफेस एरिया होगा, राइट। तो अगर मैं यहां पर कोई एरिया मार्क करना चाहूं तो मुझे इस एरिया को किस तरीके से मार्क करना चाहिए, इस तरीके से मार्क करना चाहिए इस एरिया को।
तो जो एरिया है मेरे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में, याद रखिएगा कि हम कहते हैं फील्ड, और हमारे लिए जो फील्ड है वो स्पेसिफिकली कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड एंड द एरिया इज क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर। ये बात याद रहेगी। तो जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है उस पर एक बड़ी खास किस्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है। नंबर एक बात। नंबर दो बात, अगर तो पोटेंशियल सेम है तो हम एक बड़ा अहम किस्म का जुमला लिखते हैं, और हम लिखते हैं कि नो वर्क। मैं आपको पहले बता चुका हूं हमारे लिए फिजिक्स में वर्क ही सब कुछ है, एनर्जी कोई खास मायने नहीं रखती। आम जिंदगी के लिए तो रखती होगी, लेकिन फिजिक्स में हम लोग ज़्यादातर लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्क। सो नो वर्क या energy required to move the charge on कहां पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हमें किसी चार्ज को मूव करने के लिए कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती और वो मूव करता रहता है। एग्रीड। अब इसकी एग्जाम्पल आपको दी जा सकती है कि आप कहें कि जी इसकी हमें कोई एग्जाम्पल दीजिए और बताइए कि ऐसा कहाँ पर हो रहा है। तो इसकी मैं एक एग्जांपल आपको जो इस वक्त दे सकता हूँ वो मैं दे सकता हूँ अपने इंटरमीडिएट से बोहर एटॉमिक मॉडल से। और बोहर एटॉमिक मॉडल में बोहर ने पोस्टुलेट किया था कि इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ना वो कोई एनर्जी लेता है और ना कोई एनर्जी देता है। ओके, सो वी आर गिविंग इट नो एनर्जी but the electron is revolving on its circular path continuously, जो कि अगेंस्ट द क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के। सर आपने देखा होगा, या जब हम 18 पे जाएंगे तो वहाँ पे मजीद तफसीलात के साथ बात कर लेंगे। सो बोहर के मुताबिक, रदरफोर्ड के मुताबिक, क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता था, बट आज के दौर में अगर आप हमसे पूछें कि ऐसा किस तरीके से हो रहा है, कोई एग्जाम्पल, सो आई विल से इक्विपोटेंशियल सरफेस। एग्रीड। इस पर किसी को कोई एतराज? अब इक्विपोटेंशियल सरफेसिस की शक्ल कैसे होती है एक सवाल है। तो आपने चूंकि इसकी शक्ल देख ली है तो हो सकता है आप हमेशा यही रट्टा लगाएं, जी इसकी शक्ल होती है एक स्फीयर की तरह। क्या होती है? अच्छा, उस स्फीयर का साइज छोटा स्फीयर है, बड़ा स्फीयर है और बड़ा स्फीयर है? इट डिपेंड्स आप कौन सा लेना चाह रहे हैं। भाई रेडियस ये भी हो सकता है, रेडियस यहां से ऐसे भी हो सकता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो इक्विपोटेंशियल सरफेसिस एक चार्ज की वजह से, ये जुमला देख लो, अब मैं बड़ा खास तौर पे ध्यान से बोल रहा हूं, किसी एक चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो शक्ल है वो क्या होती है, एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये जुमला समझ में आ गया? स्फीयर जिसका रेडियस कितना होता है, आर, ये कह रहा हूं। तो एक सिंगल चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस की शक्ल क्या होगी, एक स्फीयर की तरह जिसका रेडियस कितना होगा, आर। और आर की वैल्यू कम या ज्यादा हो सकती है, छोटा स्फीयर बना ले, बड़ा बना ले और बड़ा बना ले, आर तो जो भी स्फीयर बनाओगे उसका आर तो कांस्टेंट होगा ना। गॉट माय पॉइंट? ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो स्फीयर की शक्ल इक्विपोटेंशियल सरफेस की जो बन रही है दैट इज ओनली फॉर ए सिंगल चार्ज। और अगर दो चार्ज हो तो फिर सवालात आने शुरू हो जाते हैं, क्या वो दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हैं या वो दोनों चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस हैं? तो लाइक चार्जेस ऑपोजिट चार्जेस के लिए बनने वाली जो हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की शक्ल है वो डिफरेंट होती है। ओके, तो मेरा ख्याल है सिंगल चार्ज इज इनफ फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। छाप ले इसको। अब जनाब नेक्स्ट जिस टॉपिक की मैं आपसे बात करने वाला हूं वो है हमारे पास कौन है, कैपेसिटर है। कैपेसिटर को तो वैसे हम लोग कह देते हैं क्या, ए चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस जिसके ऊपर हम चार्ज को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। अब आपने इसके प्रिंसिपल को समझना है। हेडिंग में डाल देता हूं ताकि आपकी समझ में आए कि ये पूरी कहानी किसके गिर्द है, प्रिंसिपल के गिर्द है कि कैपेसिटर कौन से उसूल के ऊपर काम करता है। तो जरा समझ लें, फिर छापने का टाइम आपको दिया जाएगा, लिखते रहिएगा जितनी देर लिखना है आप लोगों ने। देखिए जनाब, ये कुछ इस किस्म की बात है कि ये मेरे पास एक प्लेट है, ओके, नजर आ रही है, और मेरे पास कोई मशीन है जिसके जरिए मैं इस पर चार्ज क्या कर रहा हूं, स्टोर कर रहा हूं।
ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस हैं, बट फॉर नाउ आप ऐसे समझ लें कि मेरे पास कोई चीज़ है जिससे मैं इस पर चार्ज क्या कर सकता हूँ, स्टोर कर सकता हूँ। सो मैंने क्या किया, मैंने इस पर ना एक चार्ज स्टोर करवाया, ऐसे एक प्लस मैंने स्टोर करवाया। सो जब मैं चार्ज स्टोर करवा रहा हूँ तो इस चार्ज स्टोर करने की वजह से ये चार्ज मेरे पास क्या है, दिस इज क्यू, एग्रीड। और जब मैं चार्ज स्टोर करा रहा हूँ तो चार्ज क्रिएट अ पोटेंशियल, एग्रीड। सो मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने मशीन से थोड़ा सा और चार्ज इस पर स्टोर करवाया तो पोटेंशियल और इंक्रीज कर गया। मैंने चार्ज मजीद इंक्रीज करवाया तो पोटेंशियल मजीद इंक्रीज कर गया। तो मुझे समझ में आया कि Q जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, V के, एग्रीड। अच्छा जी, हम चार्ज स्टोर कराते चले गए, पोटेंशियल इंक्रीज करता चला गया, ये हमने चार्ज स्टोर करा दिया। हमने कहा अच्छा जी और चार्ज स्टोर कराते हैं, मजीद चार्ज स्टोर कराते हैं। हमने मजीद चार्ज स्टोर करवाया, तो जैसे हमने मजीद चार्ज स्टोर करवाया तो इसने कहा भाई अब इतनी जगह नहीं है, या तू रहेगा या मैं रहूंगा, ओके। तो वो चार्ज क्या हुआ, वो जंप लगा के निकल गया। इससे हमने कहा कि चार्ज क्या हो गया, लीक हो गया। चार्ज क्या हो गया, सो देयर इज अ सर्टेन कैपेसिटी ऑफ दैट प्लेट, एग्रीड। जिस कैपेसिटी पर वो चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, उससे ज्यादा जब स्टोर कराएंगे वो क्या होगा, लीक होगा। आप समझ लो एक बड़ा जग है और एक छोटा सा गिलास है, गिलास में हमने पानी डालना है। जग में तो बहुत पानी है पर गिलास की कैपेसिटी अब आपकी खोपड़ी में आ रही क्या होगी, तो वो जितना है उससे ज्यादा करोगे तो क्या करेगा, गिरेगा, है ना। ओके, यहां तक तो ये बात ठीक हो गई। अब हमने कहा कि जो Q है उसको इज इक्वल टू कहा, और हमने कहा यहां पर क्या आनी चाहिए, कैपेसिटी, कि कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, और साथ में क्या है हमारे पास, V। तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली। फिर हमने यहां से कहा कि ये जो C है ये क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय V, और इस C को हमने कहा कि ये है हमारे पास कैपेसिटेंस। हमने कहा चार्ज का यूनिट होता है हमारे पास कूलम, और इसका यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस का, वोल्ट होता है। और कूलम डिवाइडेड बाय वोल्ट को हमने फैरेड का नाम दिया, और इसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, F से। अब ये क्वेश्चन बता रही है हमें कुछ अजीबो गरीब किस्म की बात। ये क्वेश्चन बता रही है जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी कैपेसिटी ज्यादा होगी, या जितनी कैपेसिटी ज्यादा होगी उतना चार्ज ज्यादा होगा। अच्छा, फिर ये वोल्टेजेस और कैपेसिटेंस की रिलेशन है। तो हमने कहा कि इसका मतलब एक सर्टेन लिमिट है, जिस लिमिट, जो कैपेसिटी की लिमिट है उससे ज्यादा मैं चार्ज स्टोर कर नहीं सकता, बट मैं करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं। अब ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह कोई स्टेज पे आपको मैजिक दिखा रहा हो कि एक गिलास लिया और उसमें पूरा जग उसने डाल दिया, तो आप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आपको पूरी जिंदगी यही तजर्बा है कि जनाब उस गिलास के अंदर कितना पानी आ सकता है। तो आप कहते हैं ना ये क्या हो रहा है भाई। अब हमने इसको इसकी कैपेसिटी को मजीद इंक्रीज करना है। हम नहीं चाहते जहां ये लिमिट पर रुक गया बस वहीं पर रुक जाए। तो हमने फिजिक्स में इस बात को नोट किया कि अगर मैं इस प्लेट के पास एक और प्लेट ले आता हूं, क्या ले आऊं, एक और प्लेट ले आऊं, जिस प्लेट पर मैं इसके ऑपोजिट चार्ज को स्टोर कर दूं, या मैं ऑपोजिट चार्ज को स्टोर ना करूं, मैं मिटाना नहीं चाह रहा जरा, ठीक है, या ऑपोजिट चार्ज को स्टोर ना करूं बल्कि मैं इस प्लेट को किसके साथ कनेक्ट कर दूं, नहीं, ग्राउंड, जिसे हम कहते हैं अर्थ कनेक्टेड। ये जो सिंबल है ये ग्राउंड का है। या तो मैं उस प्लेट को क्या कर दूं, ग्राउंड कर दूं, जिसे हम इसको ग्राउंड भी कहते हैं, या हम कहते हैं अर्थ कनेक्टेड। तो मैं अर्थ कनेक्टेड कर दूं या मैं इसको ग्राउंड कर दूं, तो हमने नोट किया है कि अब मैं इस पे मजीद चार्ज स्टोर क्या कर सकता हूं, मजीद चार्ज इस पे स्टोर करवा सकता हूं। अब मेरी इसकी चार्ज की जो स्टोर करने की कैपेबिलिटी वो क्या हो जाएगी, इन बढ़ जाएगी वो हमारे पास। ओके, ऐसा हुआ क्यों, पहले तो बताएं चार्ज लीक क्यों हुआ। इसलिए कि एक चार्ज था, उसके साथ दूसरा चार्ज था, और एक पोटेंशियल क्रिएट हुआ था, और उस पोटेंशियल के ऊपर उसने चार्ज को उठा के बाहर फेंक दिया, तू चला जाए या मैं चला जाता हूं। लेकिन जैसे ही हम दूसरी प्लेट रखते हैं तो वी हैव ऑब्जर्व कि जो पोटेंशियल होता है ये क्या कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है। ये पोटेंशियल क्या होता है, ड्रॉप कर जाता है। तो अगर आप किसी प्लेट जिस पर चार्ज स्टोर कराना चाहते हो कि नेबरहुड में अर्थ कनेक्टेड या ऑपोजिटली चार्ज प्लेट को रखते हो, देन व्हाट विल हैपन, द पोटेंशियल ड्रॉप्स। और जैसे ही पोटेंशियल ड्रॉप्स होता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है। नाउ यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि व्हाई देयर आर टू प्लेट्स,
वाई देयर इज नॉट ए सिंगल प्लेट बट देयर आर टू प्लेट्स, क्यों दो प्लेट है, समझ में आ रही मेरी बात की? सो ये जो दूसरी प्लेट रखी है, अब क्या होगा कि ये जो मैंने कहानी सुनाई है, क्या मैं इसको लिखूं, क्या करूं इसके साथ मैं अब कि if an opposite charge plate or earth connected plate brought near to a charge plate, ठीक है, a charge plate, then we क्या करता है, drops and capacitance क्या करती है, increases, capacitance increase करती है। ओके, छापो इसको, रेडी करें, बात शुरू करें। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये तो हमें समझ में आ गई कि जनाब अली एक प्लेट है और उस प्लेट के ऊपर हमने चार्ज को स्टोर किया, चार्ज स्टोर करने से पोटेंशियल इंक्रीज हुआ और पोटेंशियल एक हद तक पहुंचा और उसके बाद चार्ज स्टोर होना बंद हो गए, तो हमने टेक्निक आजमाई, नेबरहुड में एक और प्लेट हमने रख दी जिस पर ऑपोजिट चार्ज था, नतीजतन इसके वोल्टेजेस ड्रॉप हुए तो चार्ज हमने ज्यादा स्टोर कर लिए। ओके, बट देयर इज अगेन ए लिमिट, और वो लिमिट क्या है कि मैं कितना चार्ज स्टोर कर सकता हूं प्लेट के ऊपर। अब मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूं, आमतौर पे इसकी मैं मिसाल ये दिया करता हूं कि आप एक जगह से ना बिरयानी डाल रहे हैं किसी प्लेट के अंदर, तो प्लेट में जो बिरयानी, वो चावल के जो दाने हैं उनको आप क्या समझ लो, वो चार्ज हैं, तो तुम कितना चार्ज समझ रहे हो, सब एटॉमिक लेवल पे चले गए, वहां जो पार्टी हो रही है उसमें जो बिरयानी है वो चार्जेस हैं जो कि तुमने प्लेट में डालने हैं और तुमने खाना है ताकि तुम्हारी बॉडी चार्ज हो जाए, तो वो तुम कितने चार्ज डाल सकते हो, कितने चावल तुम प्लेट में डाल सकते हो? तुम बोलोगे सर इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्लेट। बाजू का तो होता है ना, आप लेट पहुंचे, अब आपको वो मीठे वाली छोटी सी प्लेट मिल जाती है, ऐसा होता है, देखा होगा। और अब इतने सारे चावल हैं और वो कह रहा मैं चावल उठाने वाला हूं, बस आप डाल लो जितने डालने, आप बोले कितने डाल सकता हूं भाई मैं, है ना। और अगर आपके पास बड़ी प्लेट हो और अगर आपने, इमेजिन करें कितने चावल होंगे, तो इट डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन के बिरयानी की देग कितना चावल दे सकती है, देग तो कह रही है ले ले भाई, बट नाउ इट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द प्लेट। ओके, तो हमने इस बात को इस तरीके से कर सकते हैं, इस इक्वेशन को, कि अगर मैं कैपेसिटेंस की बात करूं तो हम Q डिवाइडेड बाय V का फॉर्मूला याद है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी, K Q अपॉन R। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये याद होगा। ये Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, और उसके बाद ये सारी चीज ऊपर चली जाएगी, दिस बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, व्हाट इज दिस R? तो R रेडियस, जितना रेडियस ज्यादा होगा, जो हम कह रहे हैं, समझ लो उतना स्फीयर, छोटी फुटबॉल का एरिया ज्यादा होगा, बड़ी फुटबॉल का एरिया ज्यादा होगा, तो हम इसको R को आम तौर पे कहते हैं डायमेंशंस ऑफ क्या, प्लेट, या फिर हम इसको कह देते हैं एरिया ऑफ प्लेट, प्लेट का एरिया। और इसीलिए चूंकि इसमें हमें बात ज्यादा क्लियर नहीं हो रही, तो बहुत जल्द हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जंप करने वाले हैं ताकि वहां पे तफसीलात के साथ बता सके। देखो ये रहा एरिया ऑफ द प्लेट, बट नाउ वी कैन प्रूव आर इज द डायमेंशन, ये भी याद रखिएगा वर्ड। सो हाउ मच चार्ज कैन बी स्टोर ऑन ए कैपेसिटर डिपेंड अपॉन द डायमेंशन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एग्रीड। नंबर एक डायमेंशन, तो उस डायमेंशन के दूसरे अल्फाज एरिया ऑफ द प्लेट। अब ये आर आपको लगेगा कि आर का मतलब ये है कि आर तो अलग चीज होती है सर, एरिया में स्क्वायर आता है, आर का यूनिट मीटर होता है, आई नो डैट कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैंने आर को क्या कह दिया, डायमेंशंस। सो इट डिपेंड अपॉन द डायमेंशन। ओके, तो जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना बड़ा फुटबॉल, उतना डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। तस्वीर बन रही है, खोपड़ी में नहीं बन रही, या लेकर आऊं छोटा फुटबॉल, बड़ा फुटबॉल, उससे बड़ा, क्लियर है? ओके, छापें। अच्छा जनाब, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैं बात करने वाला हूं आपसे। ये मैंने दो प्लेट्स बना दी हैं, एक पर हमने कौन सा चार्ज स्टोर किया है, पॉजिटिव, और दूसरे पे कौन सा चार्ज स्टोर किया है, नेगेटिव। देयर इज स्टिल द क्वेश्चन कि हाउ वी चार्ज ए कैपेसिटर, बट लीव इट फॉर द नाउ।
आगे चल के मैं आपसे फिर कभी बात करूंगा कि चार्ज स्टोर करते कैसे हैं किसी कैपेसिटर के ऊपर। ये दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, इन पे हमने चार्ज स्टोर कर दिया। चार्ज जो स्टोर किया वो क्या है मेरे पास, Q। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको कुछ भी कह लें, फॉर द टाइमिंग हम उसको क्या कह देते हैं, D कह देते हैं, राइट। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। एग्रीड। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये हमें बता रहा है कि दोनों प्लेट के दरमियान इस वक्त कौन मौजूद है, एयर। अच्छा, आपको ये बात पता है हम एयर बोलें या हम क्या बोलें, वैक्यूम बोलें, हमारे लिए दोनों चीजें सेम है, राइट। हमारे लिए दोनों चीजें प्रैक्टिकली सेम है, थ्योरेटिकली सेम नहीं है। थ्योरेटिकली इसमें एक फर्क आ जाता है, लेकिन हम उस फर्क को बहरहाल नजरअंदाज कर देते हैं। जिस तरह वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो एग्जैक्टली 1.00000000 जहां तक मेजर करते चले जाएं, बट जब हम एयर की मेजर करते हैं तो आती है 1.0006। तो चूंकि हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेते हैं या 2 डिजिट लेते हैं तो हम कहते हैं 0 ही यार, ओके। तो इस वजह से हम एयर बोलें या वैक्यूम बोलें, दोनों चीजें हमारे पास क्या हैं, सेम। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में लफ्ज वैक्यूम तो खैर नहीं बोलता, तो वो क्या बोलता है, एयर फील्ड कैपेसिटर। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन बता रही है कि जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, एरिया। तो एरिया ऑफ द प्लेट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ये फ्री स्पेस परमिटिविटी, और ये इन दोनों के दरमियान क्या है, दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या है, डिस्टेंस। तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस क्या करेगी, कम हो जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम एरिया बढ़ाना शुरू करें तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है। अब इस सवाल का जवाब वही है जो कि अब से थोड़ी देर पहले हमने यहां डिस्कस किया है। तो जितना बड़ा एरिया होगा उतने चार्जेस ज्यादा स्टोर होंगे, ओके। अच्छा, अब अगर इसके दरमियान हम कोई डाइलेक्ट्रिक, मार्कर दीजिएगा मुझे, इसके दरमियान अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दें, फर्ज करो कि इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, तो आप देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक मैंने जो फिल किया है, जो रेड से मैंने किया हुआ है, मैं कंप्लीटली फिल्ड की बात कर रहा हूं। थोड़ी देर बाद पार्शियली फिल्ड की भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त कौन सी बात कर रहे हैं, कंप्लीटली फिल्ड। तो अगर हम कंप्लीटली फिल्ड कर दें, फॉर लिख लेते हैं, सही है, कंप्लीटली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, हमने जो डाइलेक्ट्रिक इसके दरमियान रखा उसको कंप्लीटली फिल किया। अच्छा, जस्ट गिव मी वन आंसर कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो उसकी नेचर क्या होनी चाहिए, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कैन हैव एनी टाइप ऑफ मटेरियल। दो प्लेट्स के दरमियान जो मैं मटेरियल पुट करूंगा एज ए डाइलेक्ट्रिक, क्या वो कंडक्टर हो सकता है, हाँ या ना, नो, यस, ओके। इंसुलेटर हो सकता है, ओके। सेमीकंडक्टर हो सकता है, यस या नो, नो, या कोई भी वैल्यू हो सकती है, कंडक्टर भी हो सकता है, इंसुलेटर भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर भी हो सकता है, जो मर्जी चाहे रख दें, ओके। कंडक्टर के हक में कितने लोग हैं, इंसुलेटर के हक में कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं, हाथ अभी भी नीचे हैं, अच्छा, ये पता नहीं वो कौन है, ओके। सेमीकंडक्टर के हक में कितने लोग हैं, ओके। तो बिल्कुल ठीक बात है, डाइलेक्ट्रिक हमारे पास क्या होता है, एक इंसुलेटर होता है। क्यों कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि अगर तुमने पॉजिटिव और नेगेटिव को मिला दिया कंडक्टर से तो स्पार्क गया चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाएंगे, राइट। तो अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस होती है वो होती है, हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी। यानी जो भी हमने डाइलेक्ट्रिक भरा है उसकी क्या कहते हैं, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। आपको पता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है, डू यू हैव एनी आइडिया, यस, ये आइडिया होना चाहिए तभी तो आप इसके रीजन के जवाब दे सकते हो। एप्सिलॉन, ये हमारी किताब में लिखी हुई है वैल्यूज, ठीक है, हर मटेरियल की नहीं लिखी, बट उसने कहा है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू जो है वो 2 से लेकर 10 तक होती हैं। तो फर्ज करो अगर मैंने 2 वाला रखा है तो पहले वाला, अगर ये पूरा आंसर किसी भी तरीके से मेरे पास आ रहा है कितना, 5, तो ये जो पूरी चीज है ये कितनी आ रही थी मेरे पास, 5, और अब एप्सिलॉन आर 2 हो गया तो आंसर कितने में पहुंच गया। तो इसका मतलब है एप्सिलॉन आर जब मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी डाइलेक्ट्रिक रखने से, ये मैंने ए क्यों लिख दिया, सी कैपेसिटेंस है, सॉरी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटेंस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है,
एग्रीड? तो जब हम डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जाती है? इंक्रीज कर जाती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है, राइट? कोई एतराज यहां तक किसी को, किसी के ध्यान में कोई सवाल? अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा, कैपेसिटर सॉरी डाइलेक्ट्रिक रखने से चार्ज यानी कैपेसिटेंस ज्यादा हुई, कैपेसिटेंस ज्यादा होने का मतलब है क्या? क्या ज्यादा हो गया? चार्ज ज्यादा स्टोर हो गए। अच्छा, चार्ज कैसे ज्यादा स्टोर होंगे? ये जो हम रखते हैं ना, ये यहां पे मैं इसको ना बताता हूं आपको, जरा प्लीज जरा समझिएगा, ठीक है? ये जरा मैं ऐसे करके बना रहा हूं, डाइलेक्ट्रिक फुली भरा हुआ है, लेकिन मैं इस वक्त डाइलेक्ट्रिक ना थोड़ा सा कम करके बना लेता हूं ताकि मुझे अपनी बात को समझाने में आसानी हो, ऐसे, राइट? तो होता यह है कि पॉजिटिव प्लेट के बाद जो डाइलेक्ट्रिक होता है उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। और नेगेटिव के पास जो होता है उस पर कौन सा आता है? पॉजिटिव होता है। तो एक्चुअली जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। अब कंडक्टर तो है नहीं कि भाई वो मूव करके इधर चला गया और कुछ मूव करके उधर चले गए, राइट? तो वो मॉलिक्यूल क्या होता है? अपनी शेप को चेंज करते हैं। जब वो अपनी शेप को चेंज करते हैं तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो ये जो कुछ हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसको वी कॉल्ड इट इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। एग्रीड? सही है? सो चार्ज आपको ज्यादा होता हुआ नजर आया, कम होता हुआ नजर आया? ज्यादा होता हुआ नजर आया, राइट? इस दौरान एक कंडीशन है जो अच्छी तरीके से अपनी खोपड़ी में रखिएगा। इस दौरान मैंने इसको कंटिन्यूसली कनेक्ट किया हुआ है, किसके साथ? जी हां, बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और अगर मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट ना करूं, मतलब एक चार्ज, एक ये जरा रेडी है ना, बात करूं ना ये वाली, एक कैपेसिटर को मैंने चार्ज किया और उसके दरमियान डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो क्या चार्ज ज्यादा हो जाएंगे? नो। समझ में आ रही है? उसको तो कहीं से चार्ज क्या चाहिए ना, कैपेसिटी आपने बढ़ा दी है, लेकिन जो चार्ज थे वो तो वही रहेंगे ना। गॉट माय पॉइंट? लेकिन इस दौरान मैंने क्या किया, वो जो हमारे कोर्स में जो बात दी हुई है कि जब डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाती है, मतलब चार्ज ज्यादा स्टोर होता है, उसका मतलब ये कि स्टिल मैंने इसको किससे कनेक्ट किया हुआ है? बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जहां से चार्ज क्या कर रहा है? ले रहा है। एग्रीड? ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दो पैरेलल प्लेट हैं, इन दो पैरेलल प्लेट के दरमियान जब हम लोगों ने ये लाके रखा, डाइलेक्ट्रिक रखा, तो मुझे बताइए वोल्टेजेस पे क्या फर्क पड़ेगा? वोल्टेजेस पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मुझे ज्यादा चार्ज स्टोर करवाना है तो मुझे V को क्या करना चाहिए? कम करना चाहिए। तो V हमारे पास क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अच्छा, V डिक्रीज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी? जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो चार्ज पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज करेगा चार्ज। ये बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, ये सारे पॉइंट्स तो इनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा, ठीक है? छापना यहां तक। जी, क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर की जो दोनों प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसे कह लो, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी? डाइलेक्ट्रिक के साथ बताएं, डाइलेक्ट्रिक के बगैर बताएं, ये सब आपकी मर्जी है। उसकी वैल्यूज का फॉर्मूला मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए मुझे। जी बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? अच्छा, आप लोगों ने पढ़ी है ये, मैं आपको पहले बता दूं। वेरी गुड। इट इज क्या होती है हमारे पास? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है हमारे पास। ओके, ये बिल्कुल वही है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, एग्जैक्टली वही यहां पर चलेगा। ये गॉसेस लॉ के अंदर, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ। इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, जब दोनों तरफ चार्ज शीट पे ले आए तो फिर ये होता है। अच्छा, उसके बाद कैपेसिटर में भी ये पड़ा हुआ है। वहां पर कैपेसिटर कह रहा हूं, गॉसेस लॉ की जो थर्ड एप्लीकेशन है दो पैरेलल प्लेट्स के लिए, वो तो आप लोगों ने पढ़ रखा है ना पहले से, उसमें तो ना तंग करो यार मुझे। आगे चलें जनाब। अगर मुझे आप इजाजत दें, यहां मुझे देखिएगा जरा, कि अगर मैं मैं कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के साथ और कैपेसिटेंस जो मेरे पास क्या है फ्री स्पेस एयर के साथ, उन दोनों को मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर? A
एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, और ये क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी से डी, ए से ए, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रहना चाहिए कि अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों नाम पता है ना आपको इसके, एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी भी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहलाती है। ये रेशियो होती है कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। अच्छा, इन टर्म ऑफ इसको वोल्टेजेस अगर हम करें, जो कैपेसिटर पे वोल्टेजेस आते हैं, तो याद रखिएगा ये वो वोल्टेजेस होते हैं जो कि एयर फील्ड कैपेसिटर के डिवाइडेड बाय द वोल्टेजेस जो कि डाइलेक्ट्रिक वाले के हैं। फिर ये इसमें रिवर्स हो जाता है। एंड ये वाली जो चीज है, इस चीज को मैं आपको दे रहा हूं एज ए होमवर्क, प्रूव इट। राइट, यहां मैंने क्या दिया हुआ है, कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक एंड कैपेसिटेंस एयर फील्ड वाले की, एग्रीड। तो इसको करें तो ये एप्सिलॉन आर आता है। मैं कह रहा हूं कि कैपेसिटेंस से हम वोल्टेजेस Q इज इक्वल टू सी वी, वी आ रहा है हमारे पास। तो अगर मैं वोल्टेजेस करूं तो एयर फील्ड वाले के वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक फील्ड वाले के वोल्टेजेस की रेशियो भी एप्सिलॉन आर आती है। याद भी करनी है, प्रूफ भी करनी है आपने। ओके, तो आप अगली क्लास में मुझे बताएंगे कि हम करने में कामयाब हुए या हम करने में कामयाब नहीं हो सके। फिर हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं कंपाउंड कैपेसिटर, कंपाउंड कैपेसिटर दूसरा नाम। मतलब कंपाउंड कैपेसिटर एक ऐसा कैपेसिटर होता है जिसमें डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक होता है। ये जरा समझ लीजिएगा इसका फॉर्मूला। चूंकि हमने कैपेसिटर में इसमें डाइलेक्ट्रिक भरा है, उसको पार्शियली हम लोगों ने कहा हुआ है। तो अगर हम उस कैपेसिटर को बना लेते हैं जो कि हमारे कोर्स में दिया हुआ है, तो वो कुछ तस्वीर हमें ऐसे बनानी चाहिए कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं एंड देन वी हैव सम पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, ऐसे ही है ना। तो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है जिसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, एप्सिलॉन आर। तो ये, और इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास क्या है, ये हमने कहा था कि दोनों प्लेट के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास क्या है, डी, और इसकी थिकनेस को क्या कहा था, टी। और जो एयर वाला है, एयर, इसकी जो थिकनेस हमारे पास बची वो कितनी है, पूरे डी में से टी को माइनस करें तो डी माइनस टी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी और प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन आर। राइट, ये लगा बंदा एक रटा रटाया फॉर्मूला है, प्रूव मैंने इसको नहीं करना। बट अब मैं जरा इसको थोड़े से अगले लेवल पे लेके जाता हूं। अगर मेरे पास ये दो प्लेट्स हैं और इस प्लेट के दरमियान मैंने एक डाइलेक्ट्रिक भरा हरे रंग का, दूसरा डाइलेक्ट्रिक भरा मैंने लाल रंग का, और तीसरे को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये है मेरे पास एयर वाला, ये मेरे पास है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर 1 और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर 2। एयर वाले की थिकनेस को मैं T1 कह देता हूं आज, और ये जो रेड वाला डाइलेक्ट्रिक है इसकी थिकनेस को T2, और ये जो ग्रीन वाला है इसकी थिकनेस को T3। और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि बताएं कि अब जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगी, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस। तो मैं अब आपको बता रहा हूं कि क्या होगी, इसको करना किस तरीके से। आपने देखिए, आपने क्या करना है, सबसे पहले तो न्यूमरेटर में ए एप्सिलॉन नॉट लगा दें, कोई एतराज। पहले की थिकनेस लिखिए T1 अपॉन एप्सिलॉन आर, प्लस दूसरे की थिकनेस लिखिए क्या, T2 अपॉन एप्सिलॉन आर 1, और तीसरे की लिखें T3 अपॉन एप्सिलॉन आर 2। ये है फॉर्मूला हमारे पास, समझें जरा इस फॉर्मूले को। न्यूमरेटर में ए एप्सिलॉन नॉट ही आएगा, डिनोमिनेटर में तीनों डाइलेक्ट्रिक, एयर को भी इस वक्त मैं डाइलेक्ट्रिक मान रहा हूं, वो तीनों यहां पे लिखे जाएंगे, तीनों की थिकनेस, एग्रीड, आसान है ना। और नीचे उनके क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मुझे बताओ एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने क्या बताया था, एप्सिलॉन आर। मैंने कहा एप्सिलॉन आर एयर का भी होता है, तो 1.00 कर दे, तो तकरीबन कितना है 1। तो चूंकि ये कितना है मेरे पास 1 है, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत है क्या, बस ये बन गया मेरे पास। अब यहां पर आ जाओ, एग्जैक्टली वही है, ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट। एयर वाले की थिकनेस कितनी है, डी माइनस टी, और इसके नीचे क्या है, एप्सिलॉन आर। और ये जो डाइलेक्ट्रिक डायलस की थिकनेस कितनी है,
टी, और इसका एप्सिलॉन आर क्या है? एप्सिलॉन आर मतलब डाइलेक्ट्रिक कौन सा एप्सिलॉन आर है। अब चूंकि एयर वाला जो था उसका एप्सिलॉन आर कितना होता है? 1। दैट्स इट। सो दिस इज योर फॉर्मूला, जो कि हमारे कोर्स में लिखा हुआ हम यूज करते हैं। बहरहाल हम तो एक बड़े लंबे चौड़े तरीके से इसको वो करते हैं ना, एक सर ने कराया होगा आपको कंपाउंड कैपेसिटर की डेरिवेशन। वो इसलिए करते हैं कि एग्जाम में तो जाहिर सी बात है वर्किंग फिजिक्स की डेरिवेशन की वर्किंग के नंबर है ना, बट एप्टीट्यूड में वर्किंग तो नहीं करनी ना, हमें तो समझना है कि चीज क्या है और कैसे है। शुड आई बी कॉन्फिडेंट कि ये सारी चीज तुम लोग की समझ में आ गई? एग्रीड। ये एसी डीसी का मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा ये कुछ इस किस्म की बात है, यानी बड़ी मुख्तसर किस्म की बात है कि अगर मैं इस तरीके से कैपेसिटर बना लेता हूं और जनाबे आली इस तरीके से, ठीक है, और हमने प्लस और माइनस दिए हुए हैं, और ये कौन से वोल्टेजेस हैं, या मैं इसको थोड़ा सा नीचे तक ले आता हूं ताकि दिखाने में आसानी हो जाए। इस तरीके से लिख कह रहा हूं कि ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। वैसे तो हम ये कहते हैं कि जिस प्लेट को हम किससे कनेक्ट करते हैं? पॉजिटिव से, उस प्लेट पे कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव। और जिसको नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं उसमें कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। सो याद रखिएगा दिस इज डीसी वोल्टेजेस, वीडीसी वोल्टेजेस कौन से हैं? ये वोल्टेजेस यहां पहुंच के यहां से यहां नहीं जा सकते। सो ये जगह क्या है? इंसुलेटर है। सो याद रखिएगा हम ये बात कहते हैं कि फॉर डीसी कैपेसिटर इज एन इंसुलेटर। मतलब यह है कि डीसी कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर। तो डीसी वोल्टेज के लिए कैपेसिटर क्या होता है हमारे पास? इंसुलेटर। हाँ, अब ये हो सकता है आपके जहन में ये बात हो तो फिर ये चार्ज कैसे हो रहा है, मतलब अब अगर सर्किट जब कंप्लीट ही नहीं हुआ तो चार्ज कैसे हो रहा है? सो इसकी चार्ज की कहानी डिफरेंट है, फिर कभी बात करेंगे, छोड़ें। और एसी के लिए क्या होता है? एसी आपको पता है ना एसी कैसे बनाते हैं हम? फॉर एसी की जो शक्ल होती है वो हम ऐसे बना रहे होते हैं, अगर आपने कभी देखा हो ऐसे करके, ये एसी हमारे पास होता है ना। तो हम समझाने के लिए, अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर वीएसी, तो हम समझाने के लिए ना एक टेक्निक बनाते हैं, और टेक्निक ये बनाते हैं कि वो जो एसी आ रहा है ना, कैसे आ रहा है? यूं, समझ आ रही है? यूं करता हुआ आया, यूं जंप लगा के यूं निकल गया। ये समझाने का तरीका है सिर्फ। तो इसका मतलब ये कि एसी कैपेसिटर में से पास हो जाता है। एसी कैपेसिटर में से क्या करता है? पास हो जाता है। ये याद रखिएगा, फॉर एसी कैपेसिटर इज अ कंडक्टर। ओके, इसका मतलब है कि एसी पासेस थ्रू कैपेसिटर। तो ये हमसे बाजू का वो पूछता है कि जी बताइए कि फॉर एसी कैपेसिटर बिहेव लाइक कंडक्टर, फॉर डीसी कैपेसिटर बिहेव लाइक इंसुलेटर। ओके, डीसी को रोक देगा, एसी को कहेगा निकल जा। तो हमारे यहां पंखों में कैपेसिटर लगा हुआ है, हमारे यहां घरों में कौन से वोल्टेजेस आ रहे हैं? एसी। हमारे घरों में कौन से आ रहे हैं? एसी।